हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपको ही पता है कि इस बार यूपीएसआई में बहुत ही हार्ड कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि करीब 15 लाख के आसपास फॉर्म पड़ चुके हैं और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा आपके लिए। आप हिंदी में हो सकता है गलती कर दो, अगर रचनाएं वगैरह पूछ लिया तो आप कहीं उस वनडे एग्जाम के छात्र हैं तो हो सकता है आपसे ना हो पाए, ठीक है ना। और जीके जीएस में तो गारंटी है नहीं उसमें, ठीक है। रीजनिंग और मैथ एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। यूपीएसआई के रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन यूपीएसआई की मैथ जो है ना बढ़िया आती है, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसी प्रैक्टिस को आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए ये कह सकते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की है यूपीएसआई के लिए, प्रैक्टिस सीरीज। आज की जो क्लास हमारी 16 क्लास है, अब तक हम 15 क्लास करा चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे सारी क्लासेस को देख सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने पूरी क्लासेस देख लिया तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में और बहुत जल्दी से आप पेपर कर पाएंगे, क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कंटेंट क्या है, अप्रोच क्या है और तरीके कैसे हैं सवाल लगाने के। दूसरी चीज़ है कि आप कंसेप्ट अगर इनकेस नहीं आता तो आप नोट कर लीजिएगा और मेरे से पहले सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि गलतियां कहाँ कर रहे हैं, फिर आप साथ साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि n के किस मान के लिए 72n 16 से विभाज्य है, ठीक है। 16 से विभाज्य है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि जो 72n है, 72n है, इसको जब हम 16 से विभाजित करेंगे तो हम ये जानते हैं कि 16 चौको 64। ध्यान समझना, आपको पता है कि यूनिट डिजिट, हालांकि 16 के टेबल में 6 भी आता है, 0 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है। तो हमें ये पता है कि अगर 16 चौको 64, 6 2 8, 8 हो जाएगा। तो 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर रख दूं कि जो 16 से कट जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर 0 रख दूं 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 720 हो जाएगा। जो 16 से पढ़ेंगे, 16 चौको 64 और 16 पंचे 80। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही हमें चेक करना था कि n की जगह पे कौन सा मान रखा जाए, ये जो नंबर है मतलब कि पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मैं कहता हूं n की जगह पे 0 रख दीजिए, नंबर पूर्णतः कट जाएगा। चलिए, अच्छा 16 का रूल ये कहता है कि आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 4 अंक, 3 ही अंक दे रखे थे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का a और b का एलसीएम और एचसीएफ 225 और 5 है। a प्लस बी 70 है, तो 1/a प्लस 1/b क्या होगा। इसका मतलब है कोई दो संख्याएं हैं a और b, ध्यान समझना है, a और b दो संख्याएं हैं। वो ये आपसे ये कह रहा है कि 1/a प्लस 1/b जो है ना, इन दोनों को सम करेंगे तो आप कहेंगे सर a प्लस बी अपान क्या होगा, ए बी। फाइनली आपसे ये पूछा है, इसका मतलब दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल आपसे पूछा गया है। मुझे अगर ये पता है कि संख्या का जो HCF दिया है, HCF अगर 5 दे रखा है तो आप समझ लीजिए कि जब आप संख्या लिखेंगे ना तो बहुत आराम से कह पाएंगे कि 5x और 5y है। आप इन्हीं को कह दीजिए कि ये a है एक संख्या और ये क्या है, ये b है, ठीक है ना। ये संख्या a है और ये b है। मुझे इतना पता है कि अगर दो संख्याएं दे हैं, चूंकि उसने ये भी कहा है कि दोनों का सम, इसका मतलब एक संख्या 5x और 5y। इसका मतलब है कि a प्लस बी का जो सम है ना, मतलब ये कहूंगा मैं कि 5x प्लस 5y बराबर कितने के, 70 के। तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x प्लस वाई जो है ना वो कितना होगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता है कि अगर दो संख्याएं 5x और 5y हैं तो जब उनके एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो संख्याएं 5x 5y थी, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, मेरी बात ध्यान समझिए। तो आप कहेंगे कि 5xy होगा और इनका एचसीएफ क्या है, तो आप कहेंगे कि इनका एचसीएफ क्या है, वो 5 है। यही वैल्यू पुट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरी बात ध्यान समझिएगा कि जब भी हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो हमें जो दो को प्राइम नंबर होते हैं x और y हमेशा मिलते हैं। इसका मतलब है कि यहीं पे मैं बताना चाह रहा था कि ये क्या बनेगा, xy बन जाएगा। तो xy बराबर, ये डायरेक्ट आप पेपर में करेंगे, ये नहीं बात करेंगे। इसका मतलब है कि एलसीएम कितना दे रखा बेटा, 225 और एचसीएफ 5 दे रखा है। तो 5 चौक 20 और 50 25। इसका मतलब है कि कोई
दो संख्याएं हैं ऐसी कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स वाई जो है वो 45 है। इसका मतलब एक्स और वाई दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 45 है और जिनका सम क्या है 14 है। तो 9 पीछे 45 क्या है बेटा, 9 पीछे 45 है। तो मैं कहता हूं अगर इसको 9 ले लूं और इसको 5 ले लूं तो 45 हो जाएगा। यहां पे मैं 9 ले लूं और यहां 5 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 5 14 हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया है, क्या दे रखा है 70 दे रखा है। देखो ध्यान से कितना दिया बेटा 70 दे रखा है, ठीक है ना, 70 दे रखा है। और ए बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ए बी मतलब क्या है, एक संख्या ये 5 और बी तो 25 एक्स वाई हो जाएगा। तो 25 एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 45 है। कितना है 45 है। संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, आप चाहते तो यहां पे देखिए इसको कट करेंगे हम इससे 5 से, तो 5 14 70, ठीक है ना, 5 14 70 और 5 9 45। तो मुझे इतना पता है कि क्या आ गया, तो 14 बटे 25 नौया कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 नौया 225। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझिए, लेकिन आप पेपर में कैसे करेंगे ये तो मैंने समझा दिया, क्योंकि देखो सवाल लगाना ये तो यहाँ की बात है, पहले आप प्रैक्टिस में चीजें सीखेंगे कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो आप सवाल को ऐसे समझ में आ गया, लेकिन पेपर में ये थोड़ी लिखेंगे। तो आप ये कहेंगे कि दो संख्याएं हैं, आपसे पूछा था 1/a, मेरी बात ध्यान समझना, 1/a प्लस 1/b, इसका मान पूछा तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी अपान ए बी आएगा, ए बी आएगा, ध्यान समझना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ए बी तो कितना है बेटा 70 है, ठीक है, ए बी क्या है 70 है। और आप यहाँ से भी देख लेंगे कि चूंकि HCF 5 दे रखा है तो जो संख्याएं होंगी वो 5x और 5y होगी, ठीक है ना। और मुझे इतना पता है कि चूंकि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो मैं कहूँगा कि 25xy, ये तो होगा, ए बी की वैल्यू क्या होगा 25xy हो जाएगी। मैं कहूँगा कि आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल होगा, मतलब ये नहीं हो सकता। और आप जानते हैं ये कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें नीचे 252 है, 25 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। और ये भी आप जानते हैं कि अगर दो संख्या 25 है, एक्स वाई निकालना है, अगर एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम को अगर आप 225 दे रखा है, कभी भी एलसीएम को जब एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो आती है वो डायरेक्ट एक्स वाई आ जाती है। तो इसका मतलब ये सब कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी, आपको डायरेक्ट यहाँ एक्स वाई मिल जाता है, 5 24 5 9 45, ठीक है ना, सॉरी 5 24 50 25, ठीक 45 हो गया। तो आप क्या लिखते हैं 70 बटे 25 गुणे 45, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो आप किसको कट करेंगे 5 14 70 और 5 9 45, 25 9 225, 14 बटे 225 आ जाएगा। तो ये सब भी करने की जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन अब डायरेक्ट अगर आप बेसिक नहीं है, मान लो कंसेप्ट नहीं पता, तो डायरेक्ट चीज नहीं सीख पाओगे ना, पर करना आपको पेपर में ऐसे ही, ठीक है। आगे चलते हैं। करा कि यदि 5 पावर a प्लस बी बराबर 5 गुणे 25 गुणे 125, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। मेरी बात ध्यान समझिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, तो क्या होगा कि m इज इक्वल टू n होगा, m इक्वल टू n होगा। तो 5 की पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 5 इंटू 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है ना। और 125 को क्या लिख देंगे हम, 125 को भी हम लिख सकते हैं बेटा 5 का क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे, क्योंकि मुझे ना दोनों के बेस इक्वल करने हैं। तो मुझे पता है इधर एक फॉर्मूला क्या कहता है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ठीक है, m प्लस n। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 5 की पावर a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो 3 2 5 1 6, इसका मतलब a प्लस बी जो मिला हमें वो क्या मिल गया 6 मिल गया, ठीक है ना। a प्लस बी जो मिला वो क्या मिल गया 6 मिल गया। मेरी बात ध्यान सुनिए, आपसे पूछा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब आपने a प्लस बी की वैल्यू 6 निकाल लिया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, वो 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें यूज हुई हैं कि अगर बराबर के इधर दोनों के क्या है बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है इक्वल हो जाती है, अगर उनकी बेस समान है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। करा कि दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन बस में यात्री ने बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर का अंशदान दिया। ध्यान से, दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन बस में प्रत्येक यात्री ने
बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर का अंशदान दिया। 625 की कुल राशि बनाने के लिए बस निर्वाहक ने 49 का योगदान दिया। तो बस में कुल कितने यात्री थे? बस में कुल कितने यात्री थे? मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर मैं ये कह दूं कि बस में यात्रियों की संख्या अगर n है, ध्यान समझना, बात यात्रियों की संख्या क्या है? दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन प्रत्येक यात्री कितने हैं बेटा? n है, ने कुल यात्रियों की संख्या के बराबर रुपए का अंशदान किया। n यात्री हैं तो प्रत्येक यात्री ने n रुपए, जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो सभी बच्चों ने क्लास के बराबर पैसा अनुदान किया, मतलब कि 10 बच्चे हैं, सभी बच्चे ने 10-10 रुपए दिया, 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर n बच्चे हैं तो सभी ने n रुपए दिया। तो कह रहा है बराबर अनुदान दिया 625 की कुल राशि बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये 625 है ना, 625 की कुल राशि बनाने के लिए क्या किया गया है, इसमें 49 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? मतलब कहने का है कि यहाँ पे अगर मैं 49 निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मुझे मिला है। तो 15 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 6, और 11 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 7, 576। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना आ जाएगी 24। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। n क्या था? टोटल यात्री थे और प्रत्येक यात्री ने इतना ही 24 रुपए आपको दिया। पूछा है कि बस में कुल कितने यात्री थे, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि 24 यात्री थे। आगे चलते हैं। एक आदमी ने अपने 3 बच्चों के लिए एक जमीन को बांटा। उसने पहले को बच्चे को 32 सही 3/7 वर्ग, देखो कीवर्ड्स आप ध्यान देते चलो, सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़ने की जरूरत होती है। एक आदमी के पास कितने 3 बच्चे थे, ठीक है, एक जमीन को बांटा। उसने पहले बच्चे को 32 सही 3/7 वर्ग किलोमीटर और दूसरे को कुल का 3/7 दिया, कुल का 3/7 दिया। उसने तीसरे बच्चे को उतनी ही जमीन दी जो पहले 2 बच्चों को कुल दी थी। तो तीसरे बच्चे का हिस्सा ज्ञात कीजिए, क्या होगा? अगर मैं कह दूं कि उसके पास एक जमीन को बांटा, अगर मैं कह दूं कि उसका जमीन जो है ना x क्या है वर्ग किलोमीटर है, x वर्ग किलोमीटर उसके पास टोटल जमीन है, x वर्ग किलोमीटर है। तो पहले बच्चे को ध्यान समझिएगा, जो पहला बच्चा है, ठीक है ना, तो उसको कितना दिया 32 सही 3/7 दिया, ध्यान समझना। उसके बाद दूसरे बच्चे को, दूसरे वाले को क्या दिया कि कुल का 3/7, तो कुल कितना है x का 3/7 क्या हो जाएगा 3x/7 हो जाएगा, 3x/7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरे को कितना दिया, जितना इन दोनों को दिया था, जितना इन दोनों को दिया था। तो कह रहा है कि पहले 2 बच्चों को कुल दी थी, मतलब कि तीसरे बच्चे को उतनी ही जमीन दी जो पहले 2 बच्चों को दी थी। तो पहले 2 बच्चों को कितना दिया था, तो आप कहेंगे 32, 30 तो 21, 210 और 14, 10, 24, 24, 3, 27। तो आप मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 227/7 प्लस 3x क्या है 7। इतनी जमीन क्या किया, यही टोटल जमीन है, यही तो है टोटल जमीन इन सब का बराबर क्योंकि उसके पास टोटल जमीन क्या थी x थी। तो क्या है तीसरे बच्चों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तीसरे बच्चे का हिस्सा निकल के आराम से आ जाएगा, बशर्ते मुझे x मिल जाए तो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा बेटा कि 3x/7 और 3x/7 6x/7 हो जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा 227। अरे भाई यही सेम चीज़ है, तो 227 क्या हो जाएगा बटे 7, तो हो जाएगा 454। यहाँ पे लिखूंगा कि 454 बटे क्या हो गया 7 हो गया है, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 3, 3, 6x बटे का 7 हो जाएगा बराबर किसके x के, बराबर किसके x के। तो कुछ करना नहीं है, आप ये उधर जाएगा या इसको इधर लेकर आओ, मैं उधर लेके जाता हूँ। 7x माइनस 6x कितना हो जाएगा कि x/7x माइनस 6x कितना हो जाएगा x/7, और ये तो आपका यही रहेगा कि 454/7। तो ये इससे क्या होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना मिल गई 454। लेकिन आपसे बताना क्या है आपको कि तीसरे बच्चे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तीसरे बच्चे का जो हिस्सा था वो कितना था भाई, तो आप कहेंगे सर इतना था, इतना था। आप चाहे इन दोनों को यही बात लिखी गई है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 227/7 है ना बेटा, प्लस 454/7 है, तो 3 गुणे 454/7 है। मेरी बात ध्यान से, कैसे कट ना करें, है ना, 7 छंग 42, 3 45 कटेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि 227 तो कॉमन ले लूँगा आराम से। तो यहाँ क्या बचेगा 1/7 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 × 6/7, तो 1/7 6/7 क्या हो जाएगा 7/7 मतलब 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 227 वर्ग किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। मतलब कहने का कि आसान सवाल था, सिर्फ लग रहा था कि सवाल में बहुत दम है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सरलीकृत करें, सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह दूं कि एक ऐसा वर्ड है, मतलब नंबर है, ये और ये सब क्या सेम है। अगर इसको मैं थोड़ी देर के ए मानूं तो ये ए है और ये क्या है, ए। समझना मेरी बात को। ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत आते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता है। ये बी है, अगर इसको बी मान लूँ तो ये बी है। फिर ये देखो ऑब्लिक लिखा अर्थात बटे में है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी देखते चलिए। ये ए हो गया और ये वाला क्या है, ये बी, ये बी। अरे भाई यही तो बी माना था आपने, और यही तो ए था। और ये क्या है, ये ए और बी है। इसका मतलब है कि ए क्यूब ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब है कि सब कुछ कट जाएगा। नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी बचेगा, और ए प्लस बी बचेगा तो 0.023 प्लस 0.17 करेंगे, 0.017 ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि 23 17 क्या होता है, 40 होता है। इसका मतलब 0.04 आ जाएगा। सो ऑप्शन 0.04, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओरल सवाल था, अभी नहीं समझ में आया। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये क्या लिखा है, ए क्यूब लिखा है। मैं पहले तो ये लिखता हूँ कि ऊपर लिखा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा गया है, और नीचे क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। यही बात लिखी हुई है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो ये इससे छूना ही नहीं है, प्रॉपर्टी के थ्रू सवाल को लगाना है। तो ए की वैल्यू कितना है, 0.023, बी की वैल्यू क्या है, तो 0.017। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3 1 4, ये 0.04 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब है पेपर में ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो देखते ही कर पाएंगे। विश्वास मानिए, अगर आप लगातार हमारे साथ आप बने हुए हैं, सभी क्लासेस आप देख के जाएंगे तो पूरे मार्क्स आपके आने वाले हैं पेपर में, इस बात की गारंटी है। आगे चलता हूँ कि 50 संख्याओं का औसत 100 है। औसत का मतलब क्या है कि अगर 50 संख्या है, सबकी 50 मतलब 100 है, औसत क्या है, 100 है। ठीक है ना। 50 संख्याओं में अधिक से अधिक कितनी संख्याएं 100 से ज्यादा हो सकती हैं। 50 संख्याओं में आप, अगर मैं एक संख्या को 0 मान लूं, एक संख्या को 0 मान लूं, देखो मेरी बात ध्यान समझो पहले। जैसे 50 संख्याएं थी, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 50 हो गया। 50 संख्याओं का औसत 100 है। इस औसत से क्या समझते हैं, औसत का मतलब होता है कि सब इक्वल होता है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या हो गया, 100 हो गया। कह रहा है कि 50 से अधिक 50 संख्याओं में अधिक से अधिक कितनी संख्याएं 100 से ज्यादा हो सकती हैं। अरे अगर मैं एक संख्या को मैं 0 लिख दूं, क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, तो मुझे पता है कि सभी संख्याएं, कितनी संख्याएं, सभी मतलब 49 संख्याएं 100 से अधिक हो सकती हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं डायरेक्टली ऐसे ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा बेटा, ये कह रहा है कि एक पेड़ पर 7:9 के अनुपात में तोते और कबूतर हैं। ठीक है ना। 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ गए तथा 6 कबूतर और 10 गौरैया पेड़ पर आ जाती हैं। तो तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है, तब तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी मेरी बात है कि अगर मैं यहीं पे कह दूं कि जो तोते हैं बेटा, जो तोते हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर तोता और कबूतर की मैं बात करूंगा, किसकी, तोता और कबूतर की। तो इनका जो अनुपात होगा, अगर मैं कह दूं कि 7x और कितना है 9x है, यहाँ से 8 उड़ गए और यहाँ पे 6 आ गए, तो इनका अनुपात 1:4 हो गया। तो मैं कहूँगा कि 28x और 9x कितना हो जाएगा बेटा, 19x आ जाएगा। और यह 32 माइनस में उधर 6 हो जाएगा, 32 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, इसका मतलब है कि x कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपसे पूछा क्या है कि तो तोते और कबूतरों का अनुपात इतना है, अब तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा। तो तोते और गौरैया, तोते कितने थे, 7 नहीं 14 -8 हो गए ना, 14 -8। अब पूछा है ना, अब इसका मतलब 14 थे में से 8 उड़ गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, 6 और
वो तो 10 है ही, तो 6/10, इसका मतलब है कि 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3/5 अर्थात 3:5 बनेगा। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। कह पी और क्यू की वर्तमान आय के वर्गों का अंतर 25 है था उनके वर्तमान आय का औसत 25 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, वर्तमान की बात किया है, का वर्गों का अंतर, आय के वर्गों का अंतर पी और क्यू, और उनके वर्तमान आय का औसत 12.25 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्षों के बाद पी और क्यू की आय का अनुपात 15:14 हो जाएगा। अरे भाई मैं ये कहता हूं, मेरी बात ध्यान समझना, 15:14 हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है कि पी और क्यू, मैं कहता हूं कि पी है और क्या है, क्यू है, इनके वर्गों का, वर्तमान आय के वर्गों का जो अंतर है ना वो कितना है, वो 25 है। ठीक है, उनका औसत 12.5 है। तो मैं कहता हूं कि जो P प्लस क्यू होगा, P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, इधर जाकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से इसको क्या लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे P प्लस क्यू और एक लिखेंगे आप P माइनस का क्यू बराबर 25 के। तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपने जब 25 रखा और P माइनस क्यू किया तो ये 25 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा P माइनस क्यू जो होगा वो 1 आएगा। इसका मतलब है कि P माइनस, अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन नहीं है आप समझने के लिए, इन दोनों का, तो P प्लस क्यू जब मैं करूँगा तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँगा तो बहुत आराम से निकाल पाऊँगा कि जो P है ना वो कितना है, P क्या है, 13 है। वैसे भी कह सकते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 1 है, और उनका सम कितना है, उनका सम आपका 25 है। तो P इतना आ गया तो Q कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 और पी क्यू क्या थे, उनकी वर्तमान आय हो, क्या है, उनकी वर्तमान आय हो। क्लियर है बात? आपसे पूछा क्या है कि कितने वर्षों के बाद पी और क्यू की आय का अनुपात 15:14 हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अभी इनकी जो वर्तमान आय है ना वो 13 बटे कितना है, 12 है। एक्स वर्षों बाद उनकी आय का अनुपात 15:14 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही देख लो, मतलब सेटिस्फाई करा दो, यहाँ पे 15:14 हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है ऊपर नीचे ऑप्शन से, एक्स ही वो ईयर है जिससे ये तो ऐड करेंगे दोनों में तो ये अनुपात आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि 2 वर्ष जोड़ दें, 13 2, अगर यहाँ 2 जोड़ दूं 13 2 15 मिल जाएगा, अगर यहाँ 2 जोड़ दूं तो 12 2 14 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं तो आप सोचो कैंची गुणा करो ये करो, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली बन जाएगा। कह रहा है यदि P 150 था, Q 235 है तो Q P से कितने % अधिक है ना। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप P Q है तो Q P से कितने % अधिक है, तो आप इनको ना ऐसे डायरेक्ट मत करो, या तो आप सिंपलीफाई कर लो और नहीं तो ये कह दो Q P से कितना अधिक है, जरा बताओ 150 से कितना अधिक है, वो 50 35 कितना हो जाएगा, 85 अधिक है, ठीक है ना। तो 50 3 और 50 900 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इतना पता है कि ये जो कुछ भी होगा, 1 मिनट, ये 85/3 या 2 कर दूं मैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60 170 हो जाएगा, 170/3 तो 3 × 5 = 15, 2 17 3 × 6 = 18, 56 समथिंग आएगा, और 3 × 6 = 18, 56.6 आ जाएगा। सो ऑप्शन वो भी कैसे आएगा, परसेंट में आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने से कितना अधिक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 150 था और 235 है, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 5 24 5 7 35, कितना अधिक है 30 से, तो आप कहेंगे सर 17 अधिक है, ठीक है ना। तो 100 की बात करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, तो 170/3 करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप चाहे जैसे सवाल को बनाएं। यदि कलम का मूल्य 35% कम कर दिया गया है, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे 17 में लगभग सेट में सवाल आपसे इस तरह का पूछा गया है, तो यह छात्र को 4 और कलम 150 में खरीदने में सक्षम कर देता है। कलम का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। कलम का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। यदि कलम का मूल्य 35% कम कर दिया जाता है, 35% कम कर दिया जाता है का मतलब क्या हुआ कि 35% को हम लोग क्या लिखेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो मैं कहूंगा 5 7 35 5 20 100। इसका मतलब है कि कलम का जो मूल्य अर्थात कीमत पहले और अब कह दो, पहले 20 थी, है ना, 35% कम कर दिया गया, इसका मतलब है कि अब कितनी हो गई, 17 हो गई, 13 हो गई, कितना, 13 हो गई, ठीक है ना, कितना हो गई, 13 हो गई, ठीक है।
अब आप पहले भी मार्केट 150 रुपये लेकर जाते थे, अब भी 150 लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5 15, हाँ हो जाएगा। इसको भी मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 91, है ना, 91, 6 97, 97.5, इसका मतलब है 97.5 आएगा। तो आप बताइए पहले जो सामान 150 रुपये मिलता था वही सामान अब 97.5 में मिलने लगा, इसका मतलब है कितने कम में मिलने लगा, तो आप कहेंगे कि 52.5 कम में मिलने लगा, 52.5 कम में मिलने लगा। इसी 52.5 की वजह से उसको 4 किलो, मतलब कि छात्र को 4 और कलम मिल गई। तो मैं कहूँगा कि जो अब रेट है वो कितना है, तो 4 13 52, है ना, और क्या हो जाएगा 4 13 52, और दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, 2.5 होगा भाई यहाँ पे, वही तो कितना बनेगा, 2.5 होगा ना, 2.5 रहेगा। तो 4 13 52 और 4 एकम 4, 4 2 4 5 20, इसका मतलब है कि जो नया मूल्य होगा, कलम का घटा हुआ मूल्य है, वो ज्ञात करें, तो आप कहेंगे सर 13.125 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझिए मेरी बात को, पहले जो कीमत थी, पहले जो कलम की कीमत थी, आप ये कह सकते हो कि 20 थी, अभी 13 हो गई, तो 20 की वैल्यू 150 थी, अब भी 150 लेके जा रहा है, पहले भी ले जाता था, लेकिन उससे 4 और कलम मिल रही थी इस वजह से क्योंकि कलम का रेट घट गया है, कलम का रेट घट गया, जितनी कलम पहले 150 मिलती थी उतनी ही कलम आपको 97 मिलने लगी। इसका मतलब है कि 52.5 रुपए की जो बढ़ गया ना, उसमें 4 कलम एक्स्ट्रा मिल गई, इसका मतलब अब जो रेट है वो 13.125 रुपये है पर पेन, ठीक है। आगे चलते हैं। करा कि विनीत 1500 में 2 कुर्सियां खरीदता है, एक को वह 20% के लाभ पर और दूसरी को 17.5% हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर वह ना तो हानि और ना ही लाभ प्राप्त करता है, प्रत्येक कुर्सी की लागत क्या थी, ठीक है ना, प्रत्येक कुर्सी की लागत क्या थी। तो आप मेरी बात ध्यान समझिएगा कि जब आपको, जैसे मान लीजिए कि 1500 रुपये में 2 कुर्सी लाया, है ना, एक की कीमत C1 है, दूसरी की कीमत C2, कास्ट सी मतलब कास्ट प्राइस, C1 और C2 हमने अगर ये मान लिया, तो हम ये जानते हैं कि जब एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, तो वो दोनों बराबर ही होगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर है ना। जैसे क्या है कि हमने किसी को 10 रुपए दिया, किसी ने हमको 10 रुपए दे दिया, तो बावला बराबर हो गया। या ऐसा कर दो, छोड़ो, मैंने आपको 10 रुपए दिया, वो आपने हमको 10 रुपए दे दिया, तो क्या हुआ, बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि जो लॉस और प्रॉफिट जो होगा वो बराबर होगा। अगर मैं कह दूं कि जो दोनों वस्तुएं अलग अलग की गई हैं, एक का CP C1 है, दूसरे का C2 है, तो मैं कहता हूं कि C1 का 20% का मतलब हो जाएगा क्या, 0.2 बराबर C2 जो है कितना हो जाएगा। आप इसको ऐसा ना लिखें बेटा, ऐसा ना लिखें, 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 1/5, तो आप कहेंगे 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है, प्रॉफिट 5 में 1 का प्रॉफिट हो गया। और C2 जो है ना वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक 17.5 अपॉन 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 150, 25 चौका 140, 7/40, 7/40, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 7/40 कर देंगे। इसका मतलब है कि ये वस्तु 7/40 पे बेची गई, 40 की चीज 7 नुकसान पर बेची गई, ठीक है ना। तो C1 अपान जब C2 करेंगे तो 5/40 हो जाएगा, पहली बात तो ये समझिए। C1 अपान जब C2 करूंगा बेटा तो मैं कहूंगा कि 7/8 हो जाएगा। इसका मतलब पहली वस्तु का CP 7 है और दूसरी का क्या है, 8 है। तो आप मुझे बताइए कि दोनों की कीमत मतलब 8 7 15 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 1500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो आप पहली वस्तु का जो CP है वो 700 है और दूसरी का क्या बनेगा, 800 बनेगा। आपसे यही पूछा है कि प्रत्येक कुर्सी की लागत क्या थी, तो आप कहेंगे 700 और 800 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि किसी वस्तु को कुछ परसेंट प्रॉफिट बेचने पर एक वस्तु है उसको दो अलग अलग, दो मतलब कहने का है कि विनीत 15 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी, 2 खरीदा, तो मैं ये नहीं पता कितने कितने खरीदा, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो मैंने कहा एक C1 खरीदा एक C2 खरीदा, एक पे लाभ और एक पे हानि हो रहा है, लेकिन वो लास्ट में क्या है, दोनों ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप दोनों बराबर कर सकते हैं। ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस हो रहा है, बराबर कर दिया, सीधे C1 और C2 मिल गया, मतलब दोनों वस्तुओं का CP मिल गया, डायरेक्ट हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर ऐसा पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेगा तो आप 2 से 4 सेकंड में आप सवाल बना पाएंगे, इतना थोड़ी लिखेंगे आप, ये सब नहीं लिखेंगे आप, डायरेक्ट जहां क्वेश्चन रहेगा वहीं पे कर देंगे, बशर्ते आपको परसेंट अच्छे से आने चाहिए। करा कि एक घड़ी की लागत मूल्य 6000 है
और इसे विक्रेता द्वारा 40% तक चिन्हित किया गया। इसका क्या मतलब है कि अगर 6000 की चीज है तो 40% बढ़ाकर अंकित किया गया, मतलब 6000 का 40% 84 रुपए उसका अंकित कर दिया गया। लेकिन मेरी बात ध्यान समझिए कि एक ग्राहक दुकान पे आता है और घड़ी में रुचि दिखाता है, या देखकर विक्रेता लालची हो जाता है और वह मूल्य वृद्धि को 80% तक बढ़ा देता है, मतलब जितनी सीपी है उसका 80% बढ़ा देता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। ठीक है ना। यदि वह लालची ना होता तो कितना अधिक या कम धन अर्जित करता। ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझो, जब वस्तु 6000 रुपए की थी, ठीक है ना, तो उस पे वो 40% पे वस्तु बेचने का वो मन बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि जब 6000 की वस्तु को क्या किया उसने, पहले क्या किया, देखा कि रुचि है उसको ले लेगा, तो उसने 80% बढ़ा दिया। 80% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 80% बढ़ा दिया। 80% क्या होगा, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगी। ठीक है ना, 80% बढ़ा के, ठीक है, 180। ठीक है ना। और फिर क्या कर रहा है कि फिर उसको 20% छूट दे देता है, एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो आप ये जानते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर सीपी है, सीपी से अगर पहले बढ़ाया गया, एमआरपी बनाया गया, ठीक है, और फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, तो एसपी बनेगा। तो मतलब कहने का वो क्या हुआ, सीपी से जितनी वैल्यू, अगर 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए कोई वस्तु है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु की सीपी है, 20% बढ़ा के एमआरपी लगाया गया और 10% डिस्काउंट दिया गया, तो मैं कहूँगा मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। ठीक है ना। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का जो सक्सेसिव लेंगे तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट आता है। इसका मतलब है कि जो ये सब कहानी किया है कि 6000 रुपये उसकी एमआरपी थी, जब देखा एक कस्टमर इंटरेस्टेड है तो उसने 80% उसकी मतलब कि सीपी से बढ़ा के वैल्यू एमआरपी सेट कर दिया और 20% डिस्काउंट दिया। तो मैं कहता हूँ कि 80 और 20 का आप सक्सेसिव ले लो, है ना, 80 और 20 का आप सक्सेसिव ले लो बेटा, जो आएगा वही आपका प्रॉफिट परसेंट कहलाएगा। क्या होगा कि प्रॉफिट या परसेंट कहलाएगा। तो 80 माइनस 20 और ये 2 जीरो कटेगा, 8 9 16 हो जाएगा। तो 80 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44%। 44% का प्रॉफिट होगा। पहले कितना हो रहा था, 40, अभी कितना हो गया, 44 हो गया। तो 40 से 44 हो गया, 4 अधिक हुआ ना। तो पूछा है कि तो कितना अधिक या कम, तो कम नहीं होगा, अधिक होगा। ठीक है, ऐसा करने से 4% अधिक होगा। इसका मतलब है कि 6000 का 4% कितना हो जाएगा, 6000 का जब आप 4% निकालोगे बेटा तो आप आराम से कहेंगे कि 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप समझ में आई। इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाते तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 सेकंड में सवाल को बना पाते। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 महिलाएं उस काम को छोड़ देती हैं। ठीक है ना। और एक नया आदमी काम में शामिल हो जाता है। सभी ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा। शेष कार्य को वो कितने दिनों में कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, शेष कार्य को, है ना, वे कितने दिनों में। मेरी बात, 5 आदमी हैं, आप बताओ पहले आदमी की क्षमता क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अगर एक आदमी m काम करता है, तो 5 आदमी 5m काम करेंगे और एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 20 डेज में। ठीक है ना। 10 महिलाएं, तो आप क्या कहेंगे कि 10 वुमेन उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। तो यहां से मेन और वुमेन की उस क्षमता का रेशियो आ जाएगा। तो 5 तय क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि m/w जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पुरुषों की क्षमता कितनी है, 3 है, और महिलाओं की क्षमता क्या है, 2 है। 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ। तो अगर यहीं से टोटल वर्क निकालना चाहो तो ये तो काम ही है, चाहे आप यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। तो पहले तो आप कुल काम देख लो। क्या देखो बेटा, कुल काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 बजे 15 दुना 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। सवाल में अब कैसे कैसे कहा है, कह रहा है कि हाँ 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद 3 महिलाएं उस काम को छोड़कर चली जाती हैं। इसका मतलब 5 दिन उन्होंने काम क्या किया, कर लिया, 5 डेज काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 6 महिलाएं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं, हाँ 5 दिन के बाद 3 महिलाएं उस काम को छोड़कर चली जाती हैं। तो इसका मतलब है कि 2 मैन प्लस
3 वुमेन बचेंगे उस शेष काम को करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है, छोड़ देती है और एक नया आदमी आ जाता है। क्या, एक नया आदमी आ जाता है, इसका मतलब आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, आदमियों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि एक आदमी की क्षमता कितनी, 3, तो 3 नहीं 6 प्लस, और वुमेन की क्षमता कितनी 2, तो 2 छंग 12, ठीक, 12 6 18 गुणे 5 करूंगा तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब 2 आदमी और 6 महिलाओं ने 5 दिन में 90 काम किया। तो मैं जब यहाँ से 90 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 210। यही हमारा क्या होगा, यही मेरा शेष काम होगा। इसी शेष काम को 210 काम को करने के लिए 3 आदमी, एक आदमी 3 काम, 3 आदमी 9 काम, और 3 महिलाएं, 3 नहीं 6, 9 6 15, कितने दिन में काम करेंगे, यही शेष काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 210 बटे 15 है ना, 5 नहीं 15, 5 चौक 20, 5 नहीं 10 है ना, 3 14 42, 14 3 42, ठीक है ना। या आप ऐसे कह देते हो कि 15 एकम 15 और 6 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा 14 3 42। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो शेष काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 14 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। 5A और B एक टैंक को क्रमशः 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। C टैंक से जुड़ा हुआ है एक आउटलेट पाइप है, ठीक है। सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो A और B द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय में 80 मिनट अधिक समय लगता है। 80 मिनट की बात किया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये घंटे में दे रखा है, ये क्या दिया है घंटे में देखा, इसको हम घंटे बदल लेंगे तो हम कहेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 चौक 80 और 20 नहीं 60, मतलब 4/3 घंटे अधिक लगता है, मिनट खत्म हो जाएगा। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोला जाता है तो सी अब टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर एक टैब है वो ए, दूसरा टैब है बी, किसी टंकी को क्रमशः 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ है एक आउटलेट पाइप है, सी क्या एक आउटलेट पाइप है। सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगता है। इसका मतलब है कि अगर तीनों साथ साथ काम कर रहे हैं ए बी और सी, ये क्या है खाली करने वाले, ये दोनों क्या है भरने वाले हैं, तो पहले जितना समय लगता था किसको कह रहा है कि तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 4/3 अधिक समय लगता है। तो पहले कितना लगता था उन लोगों को 40 10 50 लगता था, अब कितना लग रहा है कि 3 4/3 और लग रहा है, तो 50 है ना। कितना लग रहा है कि ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने से, हाँ ठीक है, तो 5 3 15 150 क्या हो जाएगा 154/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 154 तो यहीं पे ये क्या कहेंगे, क्योंकि उसने कहा ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय, तो मैं ये कहता हूं कि ये क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ध्यान समझना। तो 10 चौक 40, 4 मतलब 40 कम 40 1 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, दोनों मिलकर कितना 8 घंटे लग रहा है। इसका मतलब है ये यहाँ पे जो हो जाएगा ना बेटा, ये 8 + 8 लग रहा था, लेकिन अब तीनों खुलेंगे तो 8 + 4/3, तो 8 24 4 28, कितना हो जाएगा 28/3 घंटे लग रहा है। कितना 28/3 घंटे लग रहा है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख दूं, मतलब कहने का कि ए बी और a + b + c, तो a 10 घंटे में भरता है, b 40 घंटे में भरता है, तो c मतलब a + b ये भरने वाले ये खाली करने वाला है, तो 28/3 घंटे में भरेगा, ठीक है ना। 10 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 40 ही आएगा, तो 40 और 28 का जब एलसीएम लेंगे 40 और 28 का, तो 7 चौक 28 है ना, तो कितना हो जाएगा 4 से 28 280, कितना बनेगा 280 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 28 भरता है, मतलब इसकी क्षमता है, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ठीक। और 28 10 होगा तो 10 नहीं कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों, अगर दोनों देखा या भर रहे हैं तो ये 1 घंटे में कितना भरता है 28 यूनिट, ये 7 भरता है, तो 28 7 कितना हो जाएगा 35, लेकिन आ कितना रहा है 30 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि यह 28 है और ये 7 है, ठीक है, तो ये -5 है, मतलब जो टैंक खाली कर रहा है 5 यूनिट पर आवर खाली कर रहा है, ठीक है बात। पूछा है कि
अब मेरी बात ध्यान समझो, सबकी क्षमताएं मिल गई आपको, मिल गई ना। कह रहा है कि ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, ठीक है। आप खोल दीजिए, तो ए और बी को जब 7 घंटे तक खोलेंगे तो 28 7 35, तो 35 गुणे 7 करेंगे तो 3 से 210 और 7 बजे 35, 245 भरेंगे। कितना? 245, 7 21 4 21 3 24, 245 भरेंगे। तो बताओ मुझे कि अब कितना बचा? इतना तो भर गया, ठीक है ना। कितनी टंकी भरनी है? आगे क्या कह रहा है? और फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितनी देर में, घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब जितना भरा गया है इसी को खाली करना है, इसी को खाली करना है। तो 245 को खाली करने के लिए इसकी क्षमता कितनी है? 5 है। तो 5 चौक 20 और 5 9 45। इसका मतलब है जितना भरा है उतना 49 घंटे में खाली कर देगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। समझने की बात है, सवाल बहुत कठिन नहीं है, बस 1-2 स्टेप में बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये 80 मिनट अधिक है, तो 80 मिनट को मैंने आवर में बदल लिया था, है ना। तो 20 चौक 80, 20 3 60, मतलब दोनों को जितना समय लगता है, दोनों को 8 घंटे लगता है, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा? 4/3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आप जैसे कोई धन 1 है तो वो कितना हो गया? वो 2 हो गया। कितने वर्ष में? 13 वर्ष में। तो ध्यान समझिए कि 13 वर्ष में उस पर 1 ब्याज मिला, 13 वर्ष में 1 ब्याज मिला। कितने पे? 1 पे। तो परसेंट निकालने के लिए क्या 100 करेंगे। 1/, क्या होता है? 13 सते 91, 13 सते 91, 7, 13 पीछे क्या हो जाएगा? 13, हाँ 91, और 13 छक क्या हो जाएगा? 78, 13 छक नहीं सॉरी 1 मिनट, 13 सते 91 और 90, है ना। 13 छक 78, ठीक है ना। तो 7.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1/13 क्या होता है? तो आप यही कहेंगे सर कि 7.69 होता, वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आगे चलते हैं। यही तो है भाई, 13 से 91, है ना, और 9 क्या होगा? 90, और 13 छक 78, है ना, और 13 8 104 हो गया। तो 7 13 छक 78, 6 बार जाएगा। तो 7.6 एक ही ऑप्शन है, हम कह देंगे कि सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 8192 की धनराशि पर 1/4 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज 5 माह में चक्रवृद्धि होता है तो 1/4 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 12 वर्ष, और 12 3 15 वर्ष। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे क्या बेटा? कि 15 वर्ष लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे यस सर। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि यदि ब्याज 5 माह पे है तो 15 वर्ष है, तो आप क्या करेंगे? 5 5 और 5, तो 5 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ, ठीक है ना। 5 मंथ 5 मंथ और 5 मंथ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि जब मैं यहां कहता हूं कि 5%, 5%, 5% यहां पे कहूंगा, तो चूंकि रेट कितना है? रेट 12%, सॉरी 15% पर एनम है। ध्यान समझना कि 15% पर एनम है, तो 5 महीने के लिए ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 1 मंथ के लिए जो होगा वो 15 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 5 महीने के लिए यहीं पे क्या कर दूंगा बेटा? मैं 5 निकाल दूंगा। जरूरी है ये बात आप समझना, हालांकि ये बात ओरली कर सकते हैं आप। तो आप कहेंगे कि 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 50 25, तो 4 छंग 24, 6.25%, और 6.25% का मतलब होता है 1/16, 1/16, ठीक है ना। 3 साल का CI का फार्मूला क्या होता है? क्या आपको पता है? 3 साल का CI का फार्मूला होता है 3A + 3B + C होता है। 3 साल का 3 ईयर जो CI है यही होता है, ठीक है ना। A का मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे 8192 है, उसका 1/16 क्या होगा? A की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो A की वैल्यू होगी 8192 का 1/16 क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि 16 पंचे 80, 16 कम 16, 16 दूना 32, कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। अब B क्या होगा कि इस 512 का जो 1/16 निकालोगे ना, तो 16 3 48 और 16 दूना 32, ठीक है ना। और C क्या होगा कि 32 का 1/16 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप देखिए 3 गुणे क्या करेंगे? 512, 3 गुणे 512, और 3 गुणे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा,
प्लस कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। 512 मतलब कि 1536 हो जाएगा। कितना 1536 और 32 तियाँ कितना हो जाएगा 96, 2 98 लिख दूंगा। 96 32 या 96 और प्लस 2 98, तो 8 6 14 के 4, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो एक ही ऑप्शन है 1634। अब आपको एक बात समझाता हूँ कि सर आपने जो लिखा कि 3 साल का जो CI होता है यही होता है, कैसे? जैसे मैंने कहा कि कोई प्रिंसिपल P है तो पहले साल उस पर जो रेट होगा वो ये हो जाएगा। मैं ऐसे ना समझाऊं आपको, ये कम समझ में आएगा। अगर मान लो 1000 रुपये है, ठीक है ना, तो पहले साल अगर 10% ब्याज है तो आप कहेंगे सर 100 हो गया। फिर दूसरे साल कितना होगा 100 होगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ पे आऊँगा तो मूलधन पे ब्याज भरूंगा 10% तो 100 होगा, और इन दोनों पे भरूंगा तो 10 और क्या होगा 10 होगा, ठीक है। और उसके बाद इनका भरूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम A देता हूँ, मैंने क्यों लिखा इस बात को, अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो बता दें। प्रैक्टिस क्लास में ये सब कोई कराता नहीं है, फिर भी हमारा मतलब ये नहीं कि हम सवाल लगा के चले जाएं, फिर तो मैं अपना ही सीख के चला जाऊंगा। मुझे अपने से मतलब नहीं, मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पे, इसलिए इस बात को यहाँ बता के जा रहा हूँ। अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो ये A है तो ये भी क्या होगा A, क्योंकि वैल्यू सभी समान है। तो मैंने अगर इसका नाम A दे दिया तो ये यहाँ 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 वैल्यू समान है तो इसका नाम B दिया, तो इसका B इसका B, और ये क्या हो गया C हो गया, ठीक है। तो वही बात मैंने लिखी है कि 3A प्लस 3B प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा C, ये लिखा है ना। तो जैसे 1000 था तो उसका 10% निकाला 100 आ गया तो यहाँ रख दिया। फिर देखो B क्या है, उस 100 का 10% 10 हो गया, फिर 10 का 10% 1 हो गया, मैंने वैल्यू रख दी। ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं? तो ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है तो आप सवाल बहुत जल्दी से सेकेंडों में कर पाएंगे। ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये बात क्यों लिखेंगे भाई, इतनी बात तो आप फाइनल सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, इतनी बात तो आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है। उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई? तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है? जो औसत चाल होती है बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय। आप मुझे बताओ कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा 3 घंटे में कितना जाएगा? 120 किलोमीटर जाएगा। तो कुल दूरी को मैं डायरेक्ट लिखता हूं 120 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कितना जाएगा? 60 जाएगा, प्लस 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में 8×40 तो 400 जाएगा। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए कि इतनी टोटल दूरी हो गई, कुल समय कितना लगा? 3 घंटे, 2 घंटे और 5 घंटे, तो 3 2 5 5 10 घंटे हो गया। जब 10 घंटे की ही बात करूंगी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, तो 40 और 18 कितना हो जाएगा? 58 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच।